5 मिनट रहती थी ना, तो 10 मिनट रहती तो साइकिल मुझे देता था, थक जाता था, तो मैं उस लास्ट की 5 मिनट पे उस साइकिल पे बैठ के सोचता था कि भाई दुनिया मेरी है। अगर वो बच्चा मर गया ना तो फ़ायदा कुछ है नहीं। अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। तो बहुत टफ स्टेज रहा। अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, बहुत चीज़ें देखी। फिर डॉक्टर बोले कि भाई बीमारी ठीक होगी नहीं, ये तुम परेशान कर रहे हो, ये 6 महीने साल ऐसे जिंदा रहेगा और ये बीमारी डेथ के साथ जाती है। प्रोग्राम में आया था, वो अधिकारी मेरी सिक्योरिटी में था जिसने आपका नुकसान किया था। जिसने नुकसान किया था। बस वो प्रोटोकॉल था कि वो मुझे मेरे रूम से रिसीव करेगा, स्टेज के पास रहेगा, सारी चीज़ करेंगे और सब कुछ करेगा। आप चीफ गेस्ट थे उसमें? मैं चीफ गेस्ट था। चैंपियन होता तो लगातार कोशिश करता है। छोटी सी पिक्चर है, जो बड़ा कन्वेंस है ना वो जिंदगी है। एक मैं जिम में एंट्री कर रहा था, दिल्ली था, मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बाकी पहलवान तो वो कर लेते हैं, मगर मैं देखता हूँ कि ठीक है। बोले भाई देखो रूल है हमारा, इसमें आप कर नहीं सकते। मैंने कहा भैया निकाल लो, यहाँ पे मेरे फोटो लगाओगे। और कट्टू में 2016 में उस जिम का पूरे उसका ब्रांड एम्बेसडर था। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते ना, बुराई करते हैं। बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते। और एक इंसान जब मेहनत करता है ना, चैंपियन वो नहीं होता कि जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है या किसी भी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन होता है जो लगातार कोशिश करता है। आप रिजर्वेशन से आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये सब बना सकते हो, मगर रिजर्वेशन से आप कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाओगे, कैसे महाराणा प्रताप बनाओगे, कैसे भगत सिंह बनाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारे खास मेहमान हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह अभिनेता है, पहलवान है, मोटिवेशनल स्पीकर है, हेल्थ गुरु है। तो पता नहीं इनके पास कितनी खूबियां हैं। तो आज हम संग्राम सिंह से बातचीत करेंगे इनके संघर्ष की, बचपन की और सफलता की। तो संग्राम सिंह भाई, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब आप कह रहे थे ना कि पता नहीं क्या क्या है, वो आजकल मदारी हो गए हैं। और मदारी आता था ना कि भाई यहाँ पे तंबू था ना, वो थोड़ा खेल दिखा, दाने लिए और फिर आगे चला गया, अनाज लिया। तो आजकल मदारी हो गए, जहाँ से रोजी रोटी चले ना। कभी भाई प्रवचन दे लो, कभी कुश्ती कर लो, कभी फिल्म कर लो, टीवी कोई शो आए वो कर लो, तो बाकी कई आप हेल्थ गुरु बन लो। तो सारा वो चल रहा है बस आज। मतलब आपने थैला उठा रखा है, जहाँ जो मैसेज आया वहीं पे जाके रख दिया। देखो हमारे पीएम साहब एक बात बोलते हैं कि मैं तो एक थैला झोला लेके आया था, चला जाऊँ। मैं एक्चुअली झोला में रखता हूँ, वो थैला अपना रखता हूँ। देखो आपके इधर भी है, थैला ही लेके आया हूँ। तो वही है ज़िंदगी में, तो क्या आगे जब जाएंगे तो थैला भी नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ तो यही की हैं जी। तो आप जैसे ना बचपन से शुरू करते हैं कि भई आप जैसे गांव मदीना, रोहतक ज़िले का गांव मदीना, मोखरा, ये ऐसे गांव हैं महम ओबीसी के। तो यहाँ के तो लोग जो हैं वो खेती किसानी करते हैं। तो आप खेती किसानी छोड़ के और आप मुंबई में कैसे पहुँच गए? देखो एक चीज़ क्या होता है कि कुछ हम प्रयास करते हैं, फिर कुछ परमात्मा प्रयास करता है। हम सब चाहे वो आप भी हैं, हम सब एक बहुत साधारण सी पृष्ठभूमि से आते हैं। उस पृष्ठभूमि से कि भाई अपनी रोजी रोटी खा लेता है इंसान। एक्चुअली आत्मनिर्भर तो हम थे, तब पहले थे जी। आजकल तो आत्मनिर्भर रहे नहीं हैं। पहले क्या होता था कि वो आपका बचपन ही वैसा ही रहा होगा। किसान हल जोतता था, फिर जब अनाज निकलता था ना तब हमारे बाल कटते थे, एक जोड़ी कपड़े आते थे और सारी चीज़ होती थी। फिर जो वो मटके लेके आते थे कुम्हार से, उधर से दाने वो अपने ले जाता था, मटके आ जाते थे। वो बार जो नाई साहब वो बाल काट जाते थे, वो अपने अनाज ले जाते थे। पंडित जी पूजा पाठ करते थे, उनको उनका अनाज मिल जाता था कि वो बताते थे। तो सब एक्चुअली आत्मनिर्भर पहले थे। मतलब एक सामाजिक दायरा भी ऐसा था। सामाजिक दायरा। तो हम उस परिवार से आएंगे भाई, हमें साल में एक जोड़ा जूते मिलते थे, एक जोड़ा कपड़े मिलते थे, और ज्वाइंट फैमिली होती थी तब। जैसे मान लो अलग भी रह रहे हो तो घर तो वही छोटा सा होता था। एक छोटा सा कमरा होता था, इस कमरे से थोड़ा सा बड़ा, ऊपर से थोड़ा कच्चा था। तो उसमें गाय होती थी हमारी, मैं, मेरा भाई, बहन, माता जी, तो हम सारे उसी में रहते थे। पहले क्या था कि घर कच्चे थे, दिल पक्के थे। आजकल क्या है कि घर पक्के हैं, दिल कच्चे हैं। दिल कच्चे हैं। पहले कोई मेहमान आ गया ना तो वो भी उसी घर में रहता था, सब खुश रहते थे।
आजकल तो क्या है कि भाई सारी खुशियाँ ही चली गई हैं। ये सब अलग अलग घरों में रह लो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर लो। तो एक्चुअली पता है क्या है कि जो ज़्यादा चालाकी है ना, बंधन है। जो जितना सरल है उतना आज़ाद है, जो जितना चालाक होगा ना उतना कैद में है, जो जितना साधारण है उतना आज़ाद है। तो मैंने भी वही गांव से स्टार्ट किया। और तब क्या होता था कि बहुत बेसिक सा, बाकी तो खेल होते नहीं थे। टेनिस तो अब भी अपने हरियाणा में आज भी नहीं है। कोई अमीर परिवार का हुआ तो खेल लेगा इधर उधर कहीं वो भी शौकिया तौर पे, प्रोफेशन नहीं है। बैडमिंटन प्रोफेशन नहीं था, शौकिया तौर पे थोड़ा बहुत खेल लेते थे। गांव में वो भी नहीं था। क्रिकेट का बैट आता था 20-30 रुपये का, वो 20-30 रुपये होते थे नहीं। लंगोट आता था 5 रुपये का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, या कभी आपने ले लिया। तो और अपने हरियाणा में तो आप जानते हो कि पहलवानी का सबसे बड़ा क्रेज़ है। पहलवानी का ही है, पहलवानी का क्रेज़ है। पहलवानी से फिर कबड्डी निकल गई, बाकी स्पोर्ट्स निकल गए। और ये मल्लयुद्ध तो कृष्ण भीम के काल से चला हुआ है। तो गांव में मैंने मिट्टी कुश्ती देखी। पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे थोड़े से। मैं सोचा काश यार मैं पहलवान होता। और मैंने पहलवानी इज़्ज़त के लिए स्टार्ट की, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था, बीमार था, सब चिढ़ाते थे, सब मजाक उड़ाते थे। मैंने सोचा अगर पहलवान बन गया ना, यानी पहलवान यानी ताकतवर, तो भाई थोड़ी इज्जत करने लग जाएंगे सब। तो ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि सोचने का कि भाई पहलवानी करनी है, ये सब करना। फिर गर्म सर्द हो गई, पैरों में से दर्द स्टार्ट हुआ, धीरे 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 पूरी बॉडी पे आ गया। आज मेरे पैर की मिलाटी हड्डी हैं। तो एक टाइम ऐसा होता था कि अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। तो बहुत टफ स्टेज रहा। अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, डॉक्टर कहते हैं 30 प्रकार का होता है। और डॉक्टर ये बात बोलते हैं कि भाई बीमारी क्योरेबल नहीं, मैं कहता हूँ 200% क्योरेबल है। मेरी माँ किसी ने बोल दिया भाई गिरावट एक हमारा गंवाड़ पड़ता है कि साथ में गाँव है, साथ में कि भाई वहाँ पे देसी वैद्य है। मोखरा में उनके पास है ना पैसे नहीं होते थे, मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी। रास्ते में कोई रुकता 1 किलोमीटर, फिर गोद में उठा लिया। और जब मैं 8-10 साल का हो रखा था, और इतने बड़े बच्चे को वो काम करके फिर ऐसे लेके जाते थे। पहले खेत में जाते, वहाँ से चारा लेके आते। मुझे याद है कि शीशम के उधर एक अपनी चुंदड़ी होती ना बाल, उसमें बांध देते थे। और मैं वो झुलाते रहते और बेचारे लामड़ी करते रहते, मतलब कुछ काटते रहते छाया में, पेड़ की छाया में। तो हम तो सब वहाँ से बड़े हुए हैं। और वो देखा तो बहुत चीज़ें देखी। फिर डॉक्टर बोले कि भाई बीमारी ठीक होगी नहीं, ये तुम परेशान कर रहे हो, ये 6 महीने साल ऐसे जिंदा रहेगा। और ये बीमारी डेथ के साथ जाती है। गलती डॉक्टर की भी नहीं, डॉक्टर जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हैं। साइंस तो ऐसा ही कहते हैं, मेडिकल साइंस। अगर मेरी माँ शहर में रहती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, मैं नहीं कहता कि पढ़ना लिखना गलत है, वो ज़्यादा मॉडर्न होती तो शायद मैं ठीक नहीं हो पाता। वो बिलीव कर लेती, साइंस में मान लेती। बट आई डोंट बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन नेचर। मैं साइंस को मानता हूँ जो लिमिटेड चीज़ है, मगर मैं नेचर में बिलीव करता हूँ। मैं साइंस को इतना नहीं मानता। ना मेरी माँ ना घर वाले मानते। आजकल के नए बच्चे सब मानेंगे जैन जी, वो साइंस के बिना जाएंगे नहीं। अच्छी बात है। बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते। अगर मिट्टी में खेल लेते ना, सही मिट्टी हो, तो मैं कह रहा हूँ कि 99% बीमारी क्योर हो जाएंगे आपके। मिट्टी एक्चुअली अर्थ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मानते तो हैं नहीं। तो हम पुरानी चीज़ों से जा रहे हैं, आगे जा रहे। तो दिन में 15 बार मसाज करती थी। डॉक्टर बोलते थे भाई इस बीमारी मसाज नहीं करना है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं। तो जो लाइफ का जो रिजेक्शन था वही मोटिवेशन बन गया। चल नहीं सकते थे, मौका मिला, तुक्का लगा, मिट्टी कुश्ती से स्टार्ट किया। फिर मैट पे आए, फिर देश के लिए खेलने का मौका मिला। तब कुश्ती में पैसे नहीं होते थे, फिर वो वहाँ से टर्न किया। हमें पता नहीं था कि करो स्टाइल खेल लिया कि भाई क्या है, क्या होता था। नेस्ले मेडल आ गया, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चले गए। मगर फिर पता चला कि भाई इतना तो पैसे है ना कुछ है, भाई क्या करें। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में कन्वर्ट किया, WWE टाइप खेले, दूसरी रेसलिंग किए। अब MMA करने वाले पहले आदमी बन गए। तो जहाँ पे मिला वो करने की कोशिश की। मगर क्या है कि मैं आज तक इस एज में एक्टिव हूँ, खेलता हूँ। क्यों खेलता हूँ? क्योंकि मैंने स्पोर्ट से मोहब्बत की है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता कि जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है या किसी भी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन होता है जो लगातार कोशिश करता है। मेडल जीतना, खिलाड़ी बनना, पॉलिटिशियन बनना, एंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति बनना, या जर्नलिज्म में टॉप करना, या ब्यूरोक्रेट्स बनना, अधिकारी बनना, एक छोटी सी पिक्चर है। जो बड़ा कन्वेंस है ना, वो जिंदगी है। कि भाई वो आप कैसे जी रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा कोई बनेगा, वो चूहे को मिले हल्दी गांठ, अपन सारी बन बैठा, हम चौड़े को चलेंगे,
कि ये थोड़े पैसे हो जाएंगे या थोड़ा पद भी आ जाएगी, कुछ आ जाएगा, हम 10 लोग नमस्ते करने 10 लोग लग जाएंगे। नमस्ते करेंगे, हम पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो वो क्या है कि वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब मैं जब यहाँ से गया हूँ, पहले मेरा भी शौक होता था कि भाई, क्योंकि मुझे याद है कि ओम भाई किराए का साइकिल मिलता था, कितने 50 पैसे में मिलता था, 1 रुपये में मिलता था, 30 मिनट के लिए या कुछ 1 घंटे के लिए ऐसे साइकिल मिलता था जी। और मेरे पास तो भी नहीं होते थे। तो एक दोस्त लेता था साइकिल, मुझे याद है वो कॉमिक्स भी पढ़ के आते थे 20-25 पैसे में, वो उसी कॉमिक्स में पढ़ता था थोड़ी देर। तो लास्ट की 5 मिनट रहती थी ना, तो 10 मिनट रहती थी, साइकिल मुझे देता था, थक जाता था, तो मैं उस लास्ट की 5 मिनट पे उस साइकिल पे बैठ के सोचता था कि भाई दुनिया मेरी है, अगर वो बच्चा मर गया ना तो फ़ायदा कुछ है नहीं। फिर वो शौक था भाई, मर्सिडीज़ गाड़ी ले लो, ये ले लो, उस पर 70-75 लाख रुपए ख़राब कर दो, बाकी गाड़ी को ख़राब कर दो, आज वो सब खड़ी रहती हैं, इससे अच्छा हम FD करवा देते और कुछ कर देते। मैं गांव में आता हूँ, पैदल चलता और साइकिल पे चलता हूँ, वहाँ पे ही मैं ना के बराबर वो करता हूँ, बाकी यात्रा करता रहता हूँ। ज़िंदगी की सीख एक ही है, समझ में जो आया है कि जितना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बाबा जैसे हम कहते हैं ना, संत या बाबा या ये सब साधु बनने में और होने में बड़ा फ़र्क है। कपड़े पहन के मैं बन गया, वैसा दिख गया, होने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है, हम आसपास नहीं पहुंच पाते। तो ज़िंदगी का सार वही है। दिल्ली पुलिस की जॉब क्यों छोड़ी? क्योंकि हम अपने यहाँ तो हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में तो ऐसा है कि अगर पुलिस की जॉब मिल जाती है तो वो कहते हैं कि भाई इस परिवार की तो ना सब कुछ बदल गया। आपने जॉब मिली, उस टाइम पे जॉब मिली जब लोग ज़मीन बेच के नौकरियों के लिए पैसे देते थे, और आपने उस टाइम पे जॉब छोड़ दी। देखो, अपने यहाँ से तो 2 ही जॉब मिलती थी, फौज या फिर पुलिस तो मतलब बहुत प्राइम जॉब होती थी कि भाई पुलिस की जॉब होना तो बहुत बड़ी जॉब होना है। और मेरी नौकरी भी बहुत पहले ही लग गई थी, जब 18 साल कुछ होंगे, क्योंकि उम्र का 1-2 साल का लोचा हो रखा है उसमें, सर्टिफिकेट में, कागजों में क्यों लोचा हो रखा है, क्योंकि मैं तो बीमार रहता, एक PTI मास्टर होता था, उसको 1-2 हज़ार रुपये फ़ायदा था, तो हॉकी के पूरे खिलाड़ी नहीं हो रहे थे, तो ये बोला एक्स्ट्रा में रहेगा, गोलची बना देगी, कुछ नहीं होगा। तो वो ज़बरदस्ती 1-2 साल उम्र बढ़ा गया, 2 साल डॉक्यूमेंट में, और वो चलो उसका फ़ायदा ही हो गया, दिल्ली पुलिस में पहले फॉर्म भरा गया, तो जॉब मिली। मगर मैं एक बात सोचता था कि भाई मैं इसके लिए बना नहीं। दिल्ली पुलिस से मैंने बहुत सीखा, बहुत रहा, और एक्चुअली मेरी पहलवानी वहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से खेलते थे, यहाँ पे भाई चलो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल लिए, आप जूनियर हरियाणा खेल लिया, हरियाणा कुमार टाइप, या गांव के दंगल कर लिए। दिल्ली पुलिस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और तब मुझे पता चला कि पुलिस वालों की पीड़ा कितनी है। हम पुलिस को 1 मिनट में सही नज़र से देखते हैं नहीं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो सब करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आर्मी का काम कम है, पुलिस का काम ज़्यादा है। 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, पुलिस की बुराई करते हैं, मैं कह रहा हूँ घर में कोई सामान छोड़ेगा नहीं। और ये बेचारे, उनके लिए टॉयलेट अच्छे नहीं है, ना सोने की जगह है, ना उतनी सैलरी, उतनी, अब तो थोड़ी सैलरी ठीक हो गई हल्की फुल्की, तब सैलरी कुछ नहीं थी, 7-8 हज़ार रुपये ऐसे सैलरी होती थी। तो फिर मैंने देखा कि यार एक्चुअली मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने की जरूरत है नहीं भाई, पुलिस में जो ईमानदारी से काम कर लेगा ना, इतने जो दुखी, सताए हुए या बाकी लोग आते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो फिर मैंने देखा कि भाई पुलिस का भी थैंकलेस जॉब है। और पुलिस का नंबर तो रिश्वत और इस सब के मामले में 15वां-16वां है, ज़्यादा ही है, मतलब 17वां-18वां होगा, बाकी तो बैठे। तो मैं बाद में हैरान था मैं, तो फिर मुझे लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बना। सारी चीज़ें की, तो मैं कई बार सस्पेंड हुआ, सब इंस्पेक्टर बनने वाला था, फिर पता चला सस्पेंड हो गया, फिर से फाइल चल रही है, फिर सस्पेंड हो गया, फिर ये हो रहा, फिर हो रहा। तो जो मेरे साथ वाले कई रेसलर होते थे, कोई DSP बन गया, कोई इंस्पेक्टर है, कोई किसी पोस्ट में कुछ है, तो फिर मुझे हो गया था यार छोड़ दो अब। क्योंकि इंडिया पुलिस में, दिल्ली पुलिस के लिए, इंडिया पुलिस में उस टाइम पे मैंने 13 साल बाद मेडल जीता था, नेशनल में भी 10-12 साल बाद मेडल जीता था, जो मेरे से पहले जीते हुए किसी ने। 23 साल बाद एक हमारे जगमेंद्र पहलवान जी होते थे, वो पहले अब ACP रिटायर हुए, वो इंस्पेक्टर थे उस टाइम पे, वो मुझे टीम में भी लेके आए थे उस टाइम, तो वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए थे, उनके बाद मैं गया था 23 साल बाद। 23 साल बाद मेडल जीता था दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की तरफ से 23 साल बाद कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गया था, वो मैं था, क्योंकि और वो तो स्पोर्ट से भर्ती थे, मैं जनरल कैटेगरी से भर्ती था। तो ये सारी चीज़ें देखा, मगर वो कहते हैं ना कि
विधि का विधान तो कुछ और मंजूर था उसको। वो सारी चीज़ें हुई, उसमें अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उठापटक हुआ। देखो कुछ भी चीज़ होता है ना तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ खराब है, गलत है। परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। परिवर्तन तो संसार का नियम है, वो तो आके रहेगा। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बहुत फेस की। एक टाइम ऐसा हो गया कि ना नौकरी है, ना दूसरी चीज़ है, ना कुछ है, घर वालों को भी नहीं बता रखा, बाकी चीज़ नहीं बता रखी। तब केस चल रहे थे, सस्पेंड हो गई, बाकी नौकरी से नॉर्मली हो गई। उस टाइम जो पीरियड था ना, उससे सीखा मैंने बहुत। मैं दिल्ली पुलिस में लगने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद मेरे पास पैसे नहीं होते, 10-10 किलोमीटर पैदल जाता था ट्रेनिंग करने, बाकी चीज़ करने। तो सारा स्ट्रगल देखा, सारी रेसलिंग कंटिन्यूस रखी। बस मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, मैंने वर्कआउट कभी नहीं छोड़ा, एक्सरसाइज करना। रेसलिंग बीच में का अधिकारी था, अब नाम तो लेना नहीं चाहिए, वो इंडिया चीफ कोच बन गया। और उसके साथ जो बीच वाले होते थे ना, वो क्या करते थे, टीम में बाकी कोई स्पोर्ट्स करता नहीं था। कोई उनकी सब्जी लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं कहता था सारे में ही बुराई करते थे। और मैं बिल्कुल नया सा आया था, सब मजाक करते थे, किसने ट्रैक सूट पहली बार मिला होगा इसको, सब ऐसे करते थे। तो उन्होंने उसको एंटी कर दिया, और एंटी करने के बाद वो चीफ कोच बन गए। और तब से मेरी रेसलिंग का, मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आ गया, उसको डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मैं वेट दुगरी करूँ, मेरा वेट लिखा मिले फ्री स्टाइल में। तो वो चीज़ ऐसा था कि उसने मुझे एमेच्योर रेसलिंग से दूर कर दिया। मजबूरी में, मुझे कोई ऑप्शन था नहीं। तब रेसलिंग पे शो बन रहा था, तो वो आते सुशील भी होता था, योगेश्वर भी होता था, स्टेडियम में सब आ रहे होते थे कि रेसलिंग में शो बना रहे, तो मजाक करते थे, सर नकली रेसलिंग करवाओगे यार, तुम कहाँ शो बनाओगे, क्या चीज़ें करोगे, क्या वो करोगे। तो तब वो उस चीज़ की तरफ जाना था। और मतलब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स पहले भी होती थी। देखो अभी आपने बताया कि आपके साथ हुआ ऐसा। मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा राजनीति है। अब पता है हमारा देश पीछे क्यों है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है। ये सब पता है क्या है कि कानों सुनी नहीं, आंखों देखी कानों सुनी भी गलत हो सकती है। मगर यहाँ पे सब पता है, जो अच्छी पोस्ट पे, अच्छा प्रोड्यूसर है, अच्छा स्टार है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा नेता है, मंत्री है, या स्पोर्ट्स में कोई बड़ा खिलाड़ी है, या किसी साई की पोस्ट पे है, वो है ना, वो कान से सुन जाए ना, फिर जज कर लेते। क्योंकि चमचे हर जगह हैं, वो चमचों के कारण हम पीछे हैं। चमचा हमेशा कढ़ाई में रहेगा, उसको बाद में पता कि करछी कहाँ रहनी है। मगर जो कानों सुनी वाली बात है ना, मारते हैं। चाहे इंटरटेनमेंट है, वो सब सुन के फूल जाते हैं, मगर वो उससे आगे जा सकते हैं। मान लो अब कोई एक पॉलिटिक्स में बड़ा मंत्री है, वो ना कोई जैसे आप उसके बड़े खास हो, मैंने बोल देना कि वो आपके बारे में कर था, वो पता है कि आपसे पूछेगा नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं करेगा, आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। इंटरटेनमेंट में और मंत्री आगे जा सकता था, मगर उसको आदत पड़ गई है वो सुनने की। तो ये मैंने फिल्म का देखा, कई सुपरस्टार हैं जो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी रहे हैं। तो जो उनके साथ वालों ने बोला कि भाई वो कह रहा था, मैंने देखा, तो अगले दिन मैं देख रहा हूँ कि उसका जो बिहेव था, व्यवहार था, वो बिल्कुल चेंज था। तो ये स्पोर्ट्स में जितनी राजनीति मैंने देखी, इतनी राजनीति में राजनीति नहीं होगी। जिस टाइम पे मैंने एक्टिव में स्पोर्ट्स कर रहा था, आपके सामने तो बहुत प्यार से बात करेंगे और आपके पीछे फिर वो कर देंगे। तो ये खाली उसमें नहीं, ये जर्नलिज्म में भी, हर फील्ड में है। क्योंकि अब दिक्कत पता है क्या है कि जो लोग बराबरी नहीं कर सकते ना, बुराई करते हैं। बुराई करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। और एक इंसान जब मेहनत करता है ना, अगर या तो वो फिर भैया आप चापलूसी कर लो, या बाकी चीज़ करवा लो, या फिर मेहनत करवा लो। अब मैं उनकी सब्जी भी ले आऊँगा, दूध भी ले आऊँगा, या उनके यूनिफॉर्म पे आयरन भी करवा दूँगा, तो फिर मैं कहाँ स्पोर्ट्स करूँगा। अगर मैं सही स्पोर्ट्स करूँगा तो फिर मैं नहीं कर सकता। चापलूसी कभी आपने पसंद नहीं की? दिक्कत ये है कि हम जहाँ से आए हैं ना, हम फैक्ट बता देंगे, हम बड़ी इज्जत से बात करेंगे, तहजीब से बात करेंगे, और कोई बदतमीजी करेगा फिर हम बोलेंगे नहीं भाई चलो भाई, तो अपने घर पे रहना अच्छी बात है, खुश रहो भाई। ये तो नहीं कि उससे आए हैं। प्रतिभा का रास्ता कोई दीवार नहीं रोक सकते। वो जो सब हुआ ना, वो सारी चीज़ हुई, आज वही है। और आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा, वो अधिकारी, एक मैं प्रोग्राम में आया हुआ था, वो अधिकारी मेरी सिक्योरिटी में था जिसने आपका नुकसान किया था। बस वो प्रोटोकॉल था कि वो मुझे मेरे रूम से रिसीव करेगा, स्टेज के पास रहेगा, सारी चीज़ करेंगे और सब कुछ करेगा। आप चीफ गेस्ट थे उसमें? मैं चीफ गेस्ट था। अब पहले जब मैं दिल्ली पुलिस में था तो मुझे इंस्पेक्टर, एसीपी, डीजीपी तो मिला दूर की बात है, एसीपी से मिलना मुश्किल होता था।
अब मलबास ना जाने मुझे मौका मिलता है जहाँ पे IAS IPS IAS ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाता हूँ कि भाई इस तरह इथिकली देश चला सकते हो, इस तरह फिट रह सकते हो, इस तरह कर सकते हो। एक मुझे याद है, एक नाम नहीं लूँगा, एक मैं जिम में एंट्री कर रहा था, दिल्ली था, मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बाकी पहलवान तो वो कर लेते हैं, मगर मैं देखता हूँ कि ठीक है, बोले भाई देखो रूल है हमारा, इसमें आप कर नहीं सकते। मैंने कहा भैया निकाल लो, यहाँ पे मेरे फ़ोटो लगाओगे। और कट्टू में 2016 में उस जिम का पूरे उसका ब्रांड एम्बेसडर था मैं। उसी जिम में जिसने आपको निकाला था? वो तो खाली एक जिम था, मैं पूरे इंडिया में जितनी चेन थी मैं ब्रांड एम्बेसडर था। मैं एक जीन्स लेने गए थे हम, कमला नगर मार्केट होती थी, वो जीन्स होती थी 220-25 रुपये के, हमारे पास थे 180 रुपये। और मेरे साथ एक दो पहलवान और था और एक दो और भी थे, तो हमने कुल मिला के 185 रुपये थे, उसने दिया नहीं। तो मैंने कहा भैया दे दे, वो नहीं देंगे। तो मैंने कहा भैया मैं ऐसे ही, मैंने तो फ़ोटो लगाएगा हमारे, और उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर बना। उसने मुझे याद दिलाया, मैं तो भूल गया था कि जी याद है, मेरे फादर साहब थे, बोला उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये मेरे पास ऐसे लेने आया था और उसके पास पैसे थे नहीं। बोला देखो किस्मत देखो। ऐसे में एमवे का जब ब्रांड एम्बेसडर बना था, एमवे का प्रोटीन आता था 1500-1600 रुपये का, हम खरीद नहीं सकते थे। तो काफ़ी चीज़ें वी मैच्योर वी डैमेज नोट एज, तो ढेर सारी चीज़ें आई। पहले बचपना था, हम भी वो सब बात करते थे कि भाई कैसे क्या है कैसे चीज़ें हैं। अभी बाद में समझ में आया, मगर जो हमारा देश है ना, उसमें बहुत पोटेंशियल है यूथ में, हर सब में। मगर हमें पता क्या चीज़ मार रही है? हमें मार रही है परफेक्शन। परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट नौकरी चाहिए, परफेक्ट दिखना चाहिए, परफेक्ट ये होना चाहिए। परफेक्शन तो इंसान ख़त्म होता है। अगर परफेक्ट हो गए तो फिर आपके पास ग्रोथ करने का मौका है नहीं ना। उस परफेक्शन के चक्कर में ना हम जिंदगी को जी रहे हैं, ना हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं। हमको दूसरे जैसा दिखना, दूसरे जैसा बनना, भैया दूसरे से अच्छे ही बन सकते हो। तो जो चीज़ें तुलना और परफेक्शन है ना, ये खुशी की चोर है। इस चीज़ में हम जा रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो रिजर्वेशन है। आप रिजर्वेशन से आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये सब बना सकते हो, मगर रिजर्वेशन से आप कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाओगे, कैसे महाराणा प्रताप बनाओगे, कैसे भगत सिंह बनाओगे, कैसे आप चंद्रशेखर आज़ाद बनाओगे, रानी लक्ष्मीबाई बनाओगे, तो कैसे बनाओगे? रिजर्वेशन से महापुरुष नहीं हो सकता। रिजर्वेशन से कोई बड़ा हो नहीं सकता। अब ढेर सारे एक बच्चा है जिसको 90% है, दूसरा 33% वाला है। वो 33 वाला अगर ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर बन गया, तो कैंची छोड़ेगा पेट में, क्या करेगा? ये मैंने देखा। हार्ड ट्रूथ ये कि मैं जब बाहर ट्रैवल करता हूँ ना, ढेर सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, उनसे मिला हूँ मैं, जो मजबूरी में बेचारे वहाँ पे बेरोजगार होकर बाहर जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे पता है क्या है, अब हमारे देश में क्या कि एंटीबायोटिक और सब गोली भर भर के खाते हैं। नॉर्वे या किसी कंट्री में, जो यूरोप की कंट्री में, आप फ़ोन करो, आपके दांत में दर्द हो गया, बुखार हो गया, पता डॉक्टर आपको है ना 7-8 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देगा, जुकाम बुखार इन सब पे, तब तक आपका नेचुरल ठीक, वैसे ठीक हो जाओगे। और वहाँ पे डॉक्टर भी कम है। हमारे यहाँ तो कोई रशिया से कोर्स कर गया, कोई यूक्रेन से, कोई चाइना से, कोई तीसरे पड़ गया, डॉक्टर बन गया। वहाँ पे उनके देश की टफ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। और कोई नकली सामान नहीं बेच सकता। हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ मिलावटी बेचते हैं। बहरीन इतना छोटा सा देश है कि हम अगर कुल्ला करें, खाली हरियाणा कुल्ला करके फेंके तो बहरीन डूब जाएगा। वहाँ पे अगर मिलावट का सामान आपने बेच दिया तो आपको 10 साल की तो सज़ा है और करोड़ों रुपए जुर्माना है। ये छोटे छोटे देश है, ये छोटे छोटे देश है। यानी उनका अपने 93 रुपीज़, उनका 1 रुपया बराबर है, इक्वल। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देश तो हमारा बहुत बड़ा है, पोटेंशियल है, सारी चीज़ें, मगर मैं देख के बात सोचता हूँ कि भाई ठीक है कि क्या है। अब समय बलवान है, समय बहुत बलवान है। अब समय इतना बलवान है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, जाओ भैया जो युद्ध में सब मारे गए हैं, चाहे कौरव हैं बाकी और हैं, उनकी जो बहु बेटियां बच गई हैं उनको ले आओ, जो थोड़ा बहुत खजाना उनको ले आओ, उनको इज्जतपूर्वक लेके आओ। तो तुलसीदास साहब ने क्या बात लिखी कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। यानी जब अर्जुन लेने गए तो रास्ते में जो भील कबीले वाले होते हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया, उन लड़कियों को भी ले गए, औरतों को भी ले गए, खजाना भी ले गए। वो अर्जुन कुछ कर पाया ना, उसका कुछ बाण कुछ कर पाया। तो समय बलवान है। कल तक जिनके जहाज चलते थे ना, आज उनके पास पासपोर्ट नहीं। विजय माल्या या जेट का मालिक था नरेश, जिसको गोयल या कुछ थे जिनका हुआ है, तो ढेर सारे ऐसे थे।
चंदा खोचर का मैंने वो टाइम देखा है कि ब्रेकफास्ट तो पीएम के साथ करेगी, डिनर प्रेसिडेंट साहब के साथ होता था, यानी यहाँ से वहाँ से वहाँ। आज चंदा खोचर कितने साल से जेल में है। तो भाई समय सरल रहो, समय बहुत। अब मैंने ढेर सारे अधिकारी देखे हैं बड़े बड़े, अब एयरपोर्ट पे मैं तो ऐसे लाइन में लगता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, उसके पास 4 गाड़ियाँ चलती, 4 गाड़ियाँ चलती थी, वो देखा बिल्कुल अकेला चुपचाप सा खड़ा था। मैंने इसको पहचान लिया, मैंने कहा सर ऐसे कैसे? बोला भैया ये, मैंने कहा सरल रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समय का खेल है। अब अपने इधर देखो, कोई छोटा सा नेता होगा, छोटी सी बात करेगा, बन गया तो भाई मैं ही हूँ, मेरे कारण वो है, वो इतनी गो में आ जाएंगे, वो उसका मिसयूज़ करेगा, उसका अपनी पोस्ट का, पावर का। आपने देखा भी है यहाँ पे। हाँ, बहुत है ऐसे। बहुत है ऐसे। तो याद रखना कि पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, काबिल बनने के लिए इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। पद सिर्फ संबोधन का प्रतीक है कि भाई उसका बाप सीएम रहा है या उसका बाप मिनिस्टर रहा है, बेटा ये आ गया, नहीं, आप आ सकते हो। आपको टिके रहने के लिए चाहे कोई भी है, वहाँ पे उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। नहीं गुजरोगे ना तो आप ऐसे ही घूमते रहोगे। एक पुरानी कहावत है, एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भाई आधा पाने से अच्छा पूरा खो देना। राजनीति में भी कई ऐसे ही करते हैं, आधा प्रेम मिल जाए, आधी चीज़ मिल जाए, आधा वो मिल जाए, उसका फ़ायदा क्या है? पूरा खो दो। और हम जहाँ से आए हैं ना, हमारे जैसे इंसानों को मौका बहुत कम मिलता है, पर मिलता है ना, वो मौका बखूबी करते हैं। बाकी को मौका बहुत मिलेगा, वो क्योंकि वो पैराशूटर होते हैं, ऊपर से आते हैं उड़ के, हम ग्रास रूटर होते हैं। बहुत से बोले कि जी जब मैंने स्टार्ट किया ना, जब मैं आगे गया तो मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत खास हैं स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में, वो मेरे लिए कुछ बोलते थे, मुझे सही नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि भाई उनका पैसा मैं ले रहा हूँ, उनकी चीज़ें मैं ले रहा हूँ, मगर उन्हें कैसे बताऊँ कि भाई मैं तो एक हीटर पे बैठा हुआ हूँ। यानी बैठ गया तो भाई चुतड़ जलेंगे, जो देसी भाषा में बम जलेंगे, खड़ा हो गया तो आँच खत्म हो जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया जब देख के आते, जब आप मेहनत करते हो ना, तो मेरा मुकाबला सिर्फ अपने आप से रहता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो ये कह रहा है या वो कह रहा है। मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। अब मैं बहुत ईमानदारी से सारे कार्य करने की कोशिश करता हूँ। गलती होती है, किसी ने बोला कि गलत है तो हम गलत है तो भाई माफ़ी मांग लो उसकी, वो कर दो। मेरे लिए एक रिक्शा चालक से लेके प्राइम मिनिस्टर सब बराबर हैं। जो किसी को चाहिए ही नहीं, जो किसी कुछ नहीं चाहिए उसका मतलब ही क्या, किसकी क्या करेगा वो, ठीक है। और आजकल राजनीति करना इतना आसान है नहीं। राजनीति में आप आ जाओ, कम से कम आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए चाहिए। वो जमाना चला गया कि भाई जय हो नेताजी की, सब खादी पहनी और आपने जय बोल दिया। और झूठ फरेब सही है। झूठ फरेब तो चलो ठीक है, वो जो एक लेवल नीचे वाला है ना, वो वहाँ तक घूमता रहेगा, वो करता रहेगा। मगर मेरा मानना ये है कि उसके लिए भी आपको अगर कुछ करना चाहते हो, पहले क्या होता था, पहले लीडर होते थे। लीडर यानी चुनाव जीतेगा, नेक्स्ट जनरेशन की सोचेगा। आजकल पॉलिटिशियन है, नेता है, वो चुनाव जीतेंगे, अगले चुनाव की सोचेंगे। नेता उसका उल्टा मतलब है ताने। नेता ताने, अरे बाप बेटे का नहीं तो आपका मेरा कहाँ होगा। बस ये है कि भाई इनमें जो लगता है कि देश के लिए कोई अच्छा है तो ठीक है। जैसे मैं कई नेता मेरे बहुत फेवरेट हैं, जैसे आप देखोगे लाल बहादुर शास्त्री साहब, क्या कमाल पीएम थे। इंदिरा गांधी जी क्या कमाल पीएम थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें, कुछ गलत भी हुआ मगर कुछ चीज़ें तो ऐसी की ना जो मतलब वो है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अब नरेंद्र मोदी जी। देखो ये क्या है कि मैं तो पॉजिटिविटी देखता हूँ। कुछ चीज़ें मैं बहुत कमाल की हैं जो मतलब मैंने अपनी मेमोरी में देखा। हालांकि मैं लाल बहादुर शास्त्री साहब को देख नहीं पाया उतना, उनके बारे में पढ़ नहीं पाया। इंदिरा गांधी जी को भी जब हम तो बहुत छोटे होंगे तो उनकी डेथ हो गई या पैदा हुए थे या समथिंग कुछ ऐसा ही था। बाकी इनको हमने देखा तो क्या है कि अब मान लो अब बीजेपी है, कांग्रेस है। बीजेपी में बड़ी बताओ ना कि इंडिविजुअली टैलेंट क्या है उनका। सिर्फ एक आदमी के चेहरे चुनाव लड़ते हैं, एक आदमी के चेहरे जीत जाते हैं। कोई ड्राइवर है वो आगे पोस्ट पे पहुंच गया, दूसरा है दूसरे आगे पोस्ट पे पहुंच गया, तीसरा आगे पोस्ट पे पहुंच गया। तो भाई उनको पता कैसे चलेगा धरातल का। मैंने कहता कि गलत है, ठीक है भैया, क्योंकि एक राजनीति पता दिक्कत क्या है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी, यहाँ पर कोई पार्टी है, उनको समझदार आदमी चाहिए नहीं होता किसी पोस्ट के लिए, दिमागदार आदमी चाहिए नहीं होता। आपके पास ऑफर नहीं आया?
देखिए क्या है कि मेरा मानना ये है कि मैं बहुत छोटा हूँ, पद में भी और कद में भी। अभी हम उस चीज़ के लिए बने नहीं। मैंने कहता कोई गलत सही कुछ नहीं है। बाकी ना मैंने कभी सोचा ना कोई इच्छा। जब परमात्मा चाहेगा तो वे अपने आप कुछ आ जाएंगे, अपने आप कुछ कर लेंगे। अच्छा, आज के टाइम में देश में ना जाति धर्म की राजनीति ज़्यादा है, तो आप महम चौबीसी के मदीना गांव से हैं, जाट हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? कहीं जाते हो तो जैसे, क्योंकि जाट तो एक जाति नहीं, आज एक ब्रांड बनाने की प्रयास किया जा रहे हैं कि भाई हम तो एक ब्रांड है। आप देखो अभी जाट मूवी भी आई थी। कुछ बेवकूफ़ हैं, कई वो राजपूत को बना रहे हैं, कई ब्राह्मण को बना रहे हैं, कई चमार को, कई दलित को, कई मतलब डिफरेंट, कई जाट को। देखिए जाति धर्म ये सब चीज़ बड़ी छोटी है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। जब हम पैदा हुए थे ना तो हम किसी जात नहीं होते थे। जातियाँ तो हमने बनाई हैं, हम सब ने। पहले क्या होता था, कर्मों के हिसाब से होता था। किसी ने अच्छा कार्य किया तो भाई ये इंसान, इसने अच्छा कार्य किया, इंसान वो है तो भैया ये क्षेत्रीय बनेगा, ये सबकी सुरक्षा करेगा। पढ़ा लिखा इंसान है कि भैया ये काम वो करेगा, वैश्य बनेगा। कोई पूजा पाठ वाला, शास्त्र ज्ञान जिसको है, भैया ये पंडित जी बनेगा, ये भैया हमें शास्त्र के धर्म के बारे में बताएगा। किसी ने कोई औरत को छेड़ दिया, कोई बदतमीजी की गाली गलौज किया, भैया ये सबका साफ करेगा, शूद्र वाला वो करेगा। तो फिर बाद में हमने उन पे मोहर लगा दी। देखो जहाँ पे हम पैदा हुए, जिस घर में हम पैदा हुए, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि भाई जहाँ पे हम पैदा हुए, जिसमें पैदा हुए। मगर जाति से या परिवार से या धर्म से आप आगे नहीं बढ़ सकते। योग्यता से आप आगे बढ़ सकते। वो योग्यता ना कोई जाति लेके आती, ना धर्म लेके आती। मेरे अनुसार आप किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से नुकसान ना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सही मामले में वही धर्म है। ये सृष्टि, ये मानव जीवन लाखों साल पुराना है, धर्म तो हज़ारों साल पुराना। अगर उसका मैं आंकड़ा लगाऊं ना तो उसके हिस्से में 24 घंटे में से 5 सेकंड आती हैं। उस 5 सेकंड के चक्कर में हम अपने 23 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड वेस्ट कर लेते हैं। तो जाति धर्म ये एक ऐसी लाइन है कि इस पे हम पहुंच नहीं सकते। कोई भी आप अब देख लो, कोई भी है, चाहे वो खाली ये नहीं कि हिंदू में है, मुस्लिमों में भी है, वो शिया सुन्नी, मैंने बाद में देखा कईयों में है वो। मगर मेरा मानना ये है कि भाई हम जहाँ पे हैं, जहाँ से जिस जगह से हैं, वहाँ पे सब भाई हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ हैं। तो हमें उस हिसाब से जाना चाहिए। बल्कि मुझे बीजेपी की एक चीज़ अच्छी लगी। बीजेपी की एक चीज़ अच्छी क्या लगी कि वो ये नहीं है कि भाई बाप था तो बेटा भी आगे बैठेगा। जो नया कोई आगे बैठ सकता है। लेकिन अब तो हो रहा है। अब ये सारी चीज़ होंगी। जैसे कांग्रेस में था कि कांग्रेस में कई चीज़ें बहुत अच्छी थी उनकी उस टाइम पे। फिर कई चीज़ मैंने ऐसे ही लगा कि भाई बाप है तो बेटा है, बेटा दूसरा ठीक है। अब जैसे इवन कमलनाथ जी होते थे, वो राजीव गांधी जी के ड्राइवर होते थे। देखो अब मोदी जी ने एक ना अपनी पार्टी में एक सेट कर रखा है कि 75 साल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मोदी जी 75 के होने वाले हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नहीं देखिए क्या है कि सेट किया उन्होंने बिल्कुल, मगर दिक्कत ये है कि मोदी जी के बिना बीजेपी तो कोई एक चुनाव जीत नहीं सकती। मैं मोदी जी को आज हटा दो तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी नहीं आएगी। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मान लो पीएम का चुनाव होता है, कोई भी है पढ़ा लिखा इंसान, वो पीएम को, क्योंकि क्या है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है या इंदिरा गांधी जी हैं या मोदी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, वो इंडिया के नेता नहीं है, वो वर्ल्ड के नेता है। तो वो पुलिंग पावर, अगर मोदी जी को हटा दें फिर बीजेपी आएगी ही नहीं। समझे ना? तो मजबूरी है, इनका हटा नहीं सकते। अब खुद बताओ ना कि आप कौन आ सकता है, बताओ। चलो आप बात कर लो। चलो देखो चुनाव में तो यही कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन की बात नहीं है कि एक धरातल देखो, क्योंकि उस इंसान ने मेहनत की है। देखो उसने, उनका कद देखो कितना बड़ा हो गया है। तो अब राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। आपकी तरह झोला उठा के घूमते थे। नहीं मैं तो हमारा दूसरा है। देखो एक राहुल गांधी जी देखो मेहनत करें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितने मैच्योर हो गए, समझे ना? तो जो मेहनत कर रहा है आगे जरूर आएंगे, आगे जरूर आएंगे। देखो पीएम तो इनमें से बनेगा कि राहुल जी बनेंगे या मोदी जी बनेंगे, और पीएम तीसरा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट वही है। तो मैं सबकी मेहनत का, सबके उसका मैं देखता हूँ। मुझे मौका मिलता है, प्रियंका जी से मिला हूँ, मैं राहुल जी से मिला हूँ 1-2 बार, और मोदी से मिला हूँ। तो सबका अपना व्यक्तित्व है। कैसे है राहुल गांधी? मैं राहुल जी से मिला था पहले,
तो ठीक था, वो अपने बहुत सरल से लगे अपने हिसाब से। मगर तब उनको धरातल की उतनी समझ नहीं थी, तब उनको धरातल का उतना नहीं पता था शायद। अब मैं देख रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, उनकी चीज़ें देख रहा हूँ, तो कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। कॉन्फिडेंस है, और वो धरातल की बात कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो एक राज परिवार से थे, बाहर पढ़ के आए, सब कुछ देख के आए, तो उनको पता नहीं था उस चीज़ का। देखो, कम से कम राहुल गांधी का एक अच्छी बात क्या है कि मोदी जी का, राहुल गांधी का, इन सब का जैसे दिखते वैसे तो हैं। यहाँ पे तो अपने कई नेता ऐसे हैं कि भाई आप गले मिलेंगे और भाई और आपके वो आपका शर्ट क्या, ये क्या हो, क्या जाते ही फिर वो नुकसान कर देंगे। आपके शहर में ही है, बड़े परिवार से हैं जी। तो ऐसे कई नेता हैं यहाँ पे जो पब्लिकली इमेज तो बनाए घूमते कि भैया मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, और वो मुंह में राम राम, बगल में छुरी, समझ रहे हो ना। मगर क्या है कि समय बलवान है, वो सब देखता है। अच्छा, बिग बॉस 7 का भी थोड़ा सा अनुभव बता दो, क्या कैसे वहाँ पहुँचे, वो क्या फेक? बिग बॉस से पहले मैंने 2-3 बड़े शो किए थे। सर्वाइवर था, जहाँ में पायल जी से मिला था मैं सही तरीके से, और एक रेसलिंग का शो था जो एंडमोल आए थे। एंडमोल बिग बॉस बनाता, कलर चैनल पे वो शो आता था, कलर चैनल बिग बॉस बनाता। तो हम इनके मजाक करते थे, पहले सारे पहलवान मजाक करते थे, बाकी के तुलना में थोड़ा सा बातचीत ठीक करता था। तो घर खरीदा था तब, और घर उस टाइम पे क्या था, हम तो यहाँ तो इतने पैसे होते थे, और ना ये टैक्स भरना, ये सब करना, वो सब करना पता था। तो और पायल जी के नाम से हमने खरीदा, तो उसकी EMI होती थी भाई उस टाइम पे 60 लाख कुछ समथिंग। तो ये बोले कि भाई आप आ जाओ, आपको ये देंगे। मैंने बिग बॉस पहली तरह देखा नहीं था, बाद में देखा नहीं, अपना नहीं देखा है, थोड़ा बहुत ऐसे क्लिप फॉलो करते थे। तो MG दे देंगे। उस टाइम पे मैं सेकंड हाईएस्ट पेड था, वन ऑफ द। और तनीषा जी जो काजोल की बहन है, वो शायद फर्स्ट थी। तो फिर मैं गया, मौका मिला, इनसे बात हुई, वो क्रिएटिव आए मेरे पास, क्या करोगे अंदर जाके। मैंने कहा सामान भेज दो तो जहाज़ बना दूंगा। तो भाग गए। इसके भाई सलमान जी से पहली बार मिला व्यक्तिगत, उससे फिर वैसे बहुत मस्ती वस्ती की हमने। फिर वन ऑफ द अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं, टास्क देंगे, सब कुछ करेंगे। विनर क्या, वोटिंग क्या, वो फिर वो चैनल जाने, वो शो जाने, या फिर कितना, फिर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मौका मिला, मैं उस शो का फाइनलिस्ट था, और मैंने उस शो के लिए काफ़ी चीज़ें चेंज की। पहले लोग सोचते थे बिग बॉस में वो इंसान आते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिन्हें करियर ख़त्म है। मैं नॉर्मल तरीके से गया था, और वहाँ से एक अच्छा करके आया था। फिर मैंने कई बिग बॉस के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बिग ब्रदर के। एक छोटे से बॉक्स में मैं 41 घंटे 19 मिनट बैठा रहा, दूसरे उसमें बैठा रहा। तो उस शो को मैं जितना लेके आया उतना दे के भी आया, वो डिग्निटी के हिसाब से, उस चीज़ों के हिसाब से मैं बहुत नॉर्मल रहा। 7 सप्ताह नॉमिनेट नहीं हुआ। फिर बिग बॉस वाले, कलर्स वाले बदमाश बोले, तो भाई 8 सप्ताह नॉमिनेशन में नहीं आ रहा, कोई वाइल्ड कार्ड भेजने के एहसास होता था। तो वो वाइल्ड कार्ड भेजे, तो मतलब डिफरेंट एक शो था। शो मुझे मौका मिला कि मैं ढेर सारे शो करने का, डांस का शो कर रहा हूँ, भारत में डांस नहीं किया है। खाने का शो कर रहा हूँ, खाना डिफरेंट तरीके का वो था। फिर बीच में श्याम बेनेगल साहब के साथ एक फिल्म करने वाला था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि 3 साल दूसरा काम नहीं कर सकता, तब गए पाया। फिर भट्ट साहब के साथ आया, तो ठोकर खा गए, ठाकुर बन रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर पता चला कि सिनेमा क्या है। तो बिग बॉस एक इंडिया में उन्होंने तो बड़ा शो, सलमान जी इसको होस्ट करते हैं, और वो परफेक्ट होस्ट भी हैं उसके हिसाब से। क्या है कि जिस हिसाब से जो उनका एक पर्सोना है, इमेज है, वो शो के हिसाब से जाता है। और हमारी चाहिए एक आँख फूट रही हो, सामने वाले दोनों फूटने चाहिए, इसलिए लोग देखते हैं। पहले क्या होता था, थोड़े से इज्जतदार फैमिली से लोग जाते थे, और अब आजकल क्या है कि आजकल थोड़े से सोशल मीडिया वाले बच्चे चले जाते हैं, और ये बच्चे आजकल के शर्म मानते नहीं कुछ भी वो करने में, या वो करने में। तो आजकल शो करना तो बहुत टफ है। एक बार बीच में उन्होंने मुझे किया कि हम चाह रहे हैं कि भाई आप फिर से आ जाओ एक बार। तो मैंने ऐसे मस्ती की, मैंने कहा भाई सलमान भाई हैं, अभी होस्ट करना तो बता देना फिर। मैंने कहा तब आ जाएंगे, क्योंकि क्या कि बहुत कठिन शो हो, आसान शो नहीं है। चले जाते हैं, अब देखो बहुत गए हैं, मगर मैं लोगों के आज तक याद हूँ, जितने लोग मिलते बड़े, क्योंकि उससे आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई वैसा इंसान है, और जैसा इंसान होगा वैसे ही हो रहेगा इतने दिन चुपचाप। हमें पता नहीं होता था क्या कपड़ा पहनना है, क्या नहीं करना है। तब वहाँ जाके पता चला कि भाई ये ब्रांड होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो सबका वही है। महेश भट्ट का आपने नाम लिया, कैसे इंसान है? उनके तो इमेज आपने पता ही है जैसी है, कमाल के इंसान है।
वो इमेज मीडिया या बाकी चीज़ें कोई लिख सकता है, मगर उस आदमी से बहुत आप सीख सकते हो। जैसे श्याम बेनेगल साहब का एक अलग सिनेमा था, महेश भट्ट साहब का एक अलग सिनेमा है, प्रकाश झा साहब का एक अलग सिनेमा है, और मुझे तीनों के साथ बहुत एसोसिएट होने का मौका मिला है। काम उतना नहीं कर पाया, दूसरी बात एक गाना किया था हमने भट्ट साहब के साथ में, बड़ा रोमांटिक सा था। हाँ रोमांटिक सा था, मगर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का थोड़ा सा वो हो गया था। तो मैं कह रहा था जी आपका जोनर अलग है, मेरा जोनर अलग है। तो भट्ट साहब ने बोला अरे जो मर्द होता है ना वो औरत का हाथ में पकड़ा देखेगा तो वो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर वो इमरान हाशमी तो वो आपकी फिल्म में करता मर्द नहीं है, तो बोला इसका अलग पर्सोना, आपका अलग पर्सोना। तो मतलब भट्ट साहब से मैंने बहुत सीखा। वो बहुत अच्छे मेकर हैं उनके हिसाब से, बहुत कमाल के। बस एक बैड लक था कि वो एक फिल्म अनाउंस हुई गॉड ऑफ क्रिकेट, वो बनी नहीं किसी कारण से, बट वो कमाल के आदमी। पायल से पहली मुलाकात हुई, फिर इतने सालों बाद शादी की, और अब आपको पता चला या पहले से ही पता था कि पायल माँ नहीं बन सकती? नहीं, पहले से इतना पता नहीं, बाद में पता चला कि भाई ठीक है कि देखो एक औरत में एक चीज़ कम है आदमी के मुकाबले, कि भाई उनका एक पीरियड होता है कि उस पीरियड में वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो फिर पता चला ठीक है भैया, फिर पता मुझे चल गया था कि भाई नॉर्मल चीज़ है। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, जब इतने साल वो कर दिया, इतने साल दे दिया, तो ठीक है भाई शादी करनी चाहिए, बाकी चीज़ करनी चाहिए। तो फिर उस हिसाब से हमने किया। बाकी क्या है कि जो पायल जैसे इंसान होते हैं ना उतने हार्मफुल नहीं होते। वो जो कुछ है ना मुँह पे है, आप पसंद नहीं आओगे मुँह बोल के चले जाएंगे, जो भी बोलना है आप जो भी करना है, पीठ के पीछे कुछ नहीं करेंगे। स्पष्टवादी है, स्पष्टवादी। ऐसे इंसान कभी पब्लिक लाइक नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है कि जो ज़्यादा स्पष्टवादी हुआ कुछ ही बोल देगा, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन सबसे तगड़ा इंसान वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। तो हम कहीं कुछ भी बोलेंगे, मेरे बहुत सही है, जिसमें पेशेंस है उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। मैं सामने वाले सुनता हूँ, देखता हूँ, ठीक है भैया अच्छी बात है, फिर किसी ने बोले तो ठीक है। अब वो क्या है कि जो आदमी मुंह पे बोलेगा ना, वो उनको बस एक गैस लाइट करने की जरूरत होती है, फिर एक मिनट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। बाकी क्या है कि शादी होने बाद पता चला कि भाई दो बर्तन रहेंगे, आवाज़ तो आएगी, जितने भी वो करो। अब वो साउथ है, मैं नॉर्थ हूँ। उनके दादाजी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे पूरे इंडिया के, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे पूरे इंडिया के 13 साल। उनके पिताजी IIT कानपुर टॉपर इंजीनियर, वो खुद गुजरात बोर्ड टॉपर इंजीनियर, उनके ब्रदर इंजीनियर, उनकी माँ टीचर, मतलब एक बड़े स्कूल में वन ऑफ द हेड थे उसके। फिर मैं देखता था कि यार ये, पहले मैं सोचता था कि गलत है, ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे अनुसार होनी चाहिए। फिर मैंने कहा यार हम 2-3 बहन भाई हैं, हम एक जैसा खाना नहीं खाते, एक जैसे कपड़े नहीं पहनते, एक जैसी हमारी हैबिट नहीं, तो भाई सब अलग है। फिर जब से मैंने बात सोचा, जब से देखा, ठीक है उनको वो अच्छी एक्ट्रेस है, मगर उस टाइम पे उसके हिसाब से उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या उनकी 1-2 फिल्म आई दिल कबड्डी इरफान खान, तो वो उतनी फिल्में चली नहीं, टाइम होता। तो क्या होता है कि यहाँ पे मौका होता है कि मौका आपको आज मिलता है, 10 साल बाद मिलता है, 15 साल बाद मिलता है, तो वो आपके ऊपर है। तो ठीक है, फिर बीच में भी वो थोड़े से कुछ ही बोल देते हैं, तो मीडिया कुछ भी चल जाता है कि अब भी रिसेंटली हमारी एनिवर्सरी तो खबर पड़ रहा हूँ डिवोर्स का, तो मैं ऐसा सुना था, तो मैं हैरान था। वो सारा गूगल से कुछ भरा हुआ है, और मैं आजकल जमाना क्या चल रहा है पेपराजी का, इन सब का, तो मैं दिखता रहा, कहीं मैसेज भेजा, तो मैं हैरान हूँ। फिर मैंने दिन में एक पोस्ट डाला, वो सब किया, फिर वो दूसरी न्यूज़ वो आई, मैंने कहा काम की न्यूज़ छाप दिया करो ना भैया। नहीं, वो क्या हुआ कि पायल ने अपने फेसबुक पेज पे वो आपका जो संग्राम सिंह फाउंडेशन, संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन के डायरेक्टर से रिजाइन किया। अब दिक्कत क्या है कि मेरे पास जो भी आ जाता है ना, मैं उसकी मना नहीं करता, मदद करने की कोशिश, जरिया बन जाता हूँ जैसा भी हूँ। वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर उसके हिसाब से ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भैया देखो ऐसे तो हम हो गए, तो वो बोली कि मुझे रिजाइन करना चाहिए। मैंने कर दो भैया, तो कोई आपकी मर्जी है। और उन्होंने रिजाइन करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, इंस्टाग्राम इन सब पे, और पीस ऑफ माइंड कुछ ऐसी एक बात लिख दी उन्होंने। तो भाई ये तो मीडिया है। फिर उन्होंने देखा, फिर वो सारी चीज़ देखी, फिर मैंने देखा वो ये था वो।
और मैं पता नहीं, सच बताऊं, जितना पोस्ट करते हैं क्या करते हैं मैं खुद ही नहीं देखता क्या वीडियो डालते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, बाकी सब देखते हो, मैं देखता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर मेरा मानना है कि जब तक आपका दाना पानी है कोई भी है तो वो होना चाहिए। और मैं एथिक्स पे जीने की कोशिश करता हूँ कि एक टाइम जब मैं पायल से मिला था तो उन्होंने मुझे एक टाइम पे सपोर्ट किया है। अब मेरी अगर गाड़ी चल रही तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं भी सपोर्ट करूँ। और इन द वे सपोर्ट करने का इन द सेंस ये नहीं कि भाई उन्होंने डिफरेंट तरीके से, उन्होंने कई मुझे बता कि चीज़ अच्छी है बुरी है, मैंने अपने करियर में गलतियाँ की हैं, ये सब किया वो सब किया, मैं चलो ठीक है। तो बाकी ठीक है, सब डिफरेंट इंसान है, हम इतने प्राणी हैं तो सब कोई ना कोई तो डिफरेंट होंगे ना, विचित्र। तो जो सोशल मीडिया पे जो बातें हैं मीडिया में, वो सब गलत है, सब ठीक चल रहा है? भैया पहले क्या होता था, पहले मीडिया अखबार न्यूज़ है ना बिक के छपते थे, मतलब छप के फिर बिकते थे। अब आजकल बिक के छपते हैं, चाहे को पेपर लगा लो, चाहे को न्यूज़ लगा लो, ये चाहे को लगा लो, ये इनके फेवरेट हैं, वो उनके फेवरेट हैं, इनके वो हैं, उनके वो हैं। अखबार है कुछ है, एक मीडिया समाज का आईना है, आज भी है। कई लोग ऐसे हैं जो स्पष्टवादिता पत्रकारिता करते हैं, मगर मोस्टली क्या है कि पहले समाज का आईना था, मगर आजकल आईने पे वो कहते हैं ना कि गालिब में ये बोल बार बार करता रहा, धूलती चेहरे पे आईना साफ करता रहा, तो आईना इतना साफ है नहीं, वो पहले आईना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कई जगह क्या होता है कि भाई डिफरेंट है तो लिखते रहेंगे। अब मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं बहुत कम जवाब देता हूँ कि भाई जितना हम उतनी बातें, तो ठीक है। जिंदगी को 3 शब्दों में बयान कैसे करोगे? 3 शब्दों में ज़िंदगी को बयान करना है, सरल, स्वस्थ, खुश। बस जीवन का सार है ये। जीवन का सार यही है। जो खुश है वो कामयाब है, जो स्वस्थ है वो खुश रह सकता है, और जो सरल है वही स्वस्थ रह सकता है। तो आज हमारे खास मेहमान संग्राम सिंह स्टूडियो में मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही मतलब ऐसी पॉडकास्ट हमें इनके साथ करने का मौका मिला जिससे आप भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और हमेशा चाहे आप कितने भी बड़े बन जाए लेकिन इंसान बन के रहना, ये संग्राम सिंह से आप सीख सकते हैं। संग्राम भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।